मार्कर्स है ना, मेरे हाथ में मार्कर्स है, तो मार्कर में ऊपर फेंकते जाऊँ तो मार्कर को एनर्जी मिलती जा रही है, क्योंकि मार्कर्स के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा क्या हुआ, वर्क एज अ एनर्जी सप्लाई का काम कर रहा है फॉर मार्कर। डिसिपेशन कहाँ कहाँ पे होती है, इस चीज़ को समझेंगे। पावर डिसिपेशन क्या सिर्फ रेजिस्टर के क्रॉस होती है, या बल्ब के क्रॉस होती है, या क्या सेल के क्रॉस भी पावर डिसिपेशन हो सकती है, ये चीज़ समझ आएगी आपको इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इससे पहले जो लेक्चर्स रहे थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे होंगे, आप लोगों को पसंद भी आए होंगे। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक पावर की एक एक चीज़ सीखेंगे। इसके अंदर हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे लेक्चर्स के अंदर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो आप बने रहना। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वह ज़रूर जाके देखें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यहाँ समझेंगे कि पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। तो यूँ तो पावर का फार्मूला हर किसी को आता है, P = IV, लेकिन इसका सही समझ आपको आएगी इसी वीडियो के अंदर। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बात करते हैं ये सेल से या बैटरी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी का ताल्लुक सेल से होता है। तो बात करते हैं जी सेल से। कोई भी चार्जेस रहे, आमतौर पर कोई भी सेल अगर हो, ये सेल का सिंबल होता है, आप जानते हो ये सेल का सिंबल होता है। कोई भी सेल रहे तो सेल के पास हमेशा से करंट निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल में आके इंटर होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। तो अगर ये मूव करे चार्जेस, दैट मीन कि चार्जेस पूरे सर्किट में घूम फिर के आएंगे। यहाँ ऊपर सर्किट बना होता है, आपको पता है। तो चार्जेस सर्किट में से मूव करके आएंगे वापस इस जगह पे, मान ले पॉइंट ए पे, और पॉइंट बी से गए थे मान ले। अब ये सेल का डायग्राम है। जब ये पॉइंट बी से होके वापस पॉइंट ए पे आते हैं, एट दैट टाइम इनके पास लो पोटेंशियल, यानी कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं जी, लो पोटेंशियल कहते हैं। आपको पता है ये बात या नहीं पता। और इस चीज़ को क्या कहते हैं, हाई पोटेंशियल। ये बात भी पता है, बिल्कुल पता है सर, हाई पोटेंशियल होता है ये। तो जब भी चार्जेस मूव करें कहाँ पे, अक्रॉस द EMF या अक्रॉस द सेल, एट दैट टाइम उन चार्जेस की इलेक्ट्रिक एनर्जी कहें या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। ध्यान से, क्या कहें जी, पोटेंशियल एनर्जी उनकी चेंज होती है जब वो चार्जेस आते हैं घूम फिर के पूरे सर्किट में से। बाहर कोई रेजिस्टर बल्ब वगैरह रखा होगा, उस रेजिस्टर में से वापस होके इधर से इधर मूव करते हैं। तो इसको कहते हैं कि चार्जेस का मोशन हो रहा है अक्रॉस द EMF ऑफ सेल, या EMF सोर्स ऑफ EMF मूव कर रहे हैं चार्जेस। कहें इस बात को, क्योंकि ये सोर्स ऑफ EMF है ना। क्या है जी, सोर्स ऑफ EMF है, बिल्कुल सर है। जब चार्जेस सोर्स ऑफ EMF के अक्रॉस मूव कर जाएंगे, एट दैट टाइम उनकी क्या चेंज हो जाएगी, बताओ ध्यान से, उनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये बात ध्यान से हम लिख सकते हैं कि व्हेन चार्जेस, क्या है भैया, when charges move across the source of EMF, move across the source of EMF, source of EMF मूव कर रहे हैं, मतलब क्या है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव कर रहे हैं। पहले जब ये हाई पोटेंशियल में आए थे, EMF वाला लेक्चर जिस किसी ने नहीं देखा वो देखें, अगर उन्होंने देखा है तो ये चीज़ एकदम चुटकियों में समझ आने वाली है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, किसी ने और कोई लेक्चर नहीं देखा, गलती से मेरा ये वाले वीडियो उसको मिल गया तो वो भी देखे, तो उसको भी समझ आए ये बात। उसको बिना वो लेक्चर देखे अगर वो देखता है तो 4 चांद लग जाएंगे, और भी उसके लिए अच्छा रहेगा। तो बात करना चाहेंगे कि अगर चार्जेस हाई पोटेंशियल में आ जाते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में इन सेल के अंदर, तो उस टाइम उनके पास उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, या हाई पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। कैसे सर, देखें, मेरा ये हाथ लो पोटेंशियल है, इससे जब मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ, एट दैट टाइम मैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा हूँ, लो से हाई लेकर के आ रहा हूँ। तो बैटरी यहाँ चार्जेस को, चार्ज को लो से हाई लेकर के आ रही है। तो हम कह रहे हैं चार्ज मूव कर जाए कब, सोर्स ऑफ EMF के अक्रॉस, एट दैट टाइम इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, लो से हाई हो जाएगी। तो हम ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल है। अब ध्यान से, ये जो लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है, इधर का पोटेंशियल लगभग 0 मानते हैं, ठीक है जी।
यानी कि VA होगा पोटेंशियल। मान ले लो है तो हम 0 मानते हैं, या कोई नेगेटिव अगर 12 वोल्ट की है तो हमने कहा था -6 वोल्ट ये होगा, +6 वोल्ट ये होता है। तो खैर आप 0 भी ले सकते हैं लेने के लिए। तो मान लें ये 0 वोल्ट पे थे, मतलब क्या है कि चार्जेस पूरे सर्किट में घूम फिर के इस लो पोटेंशियल में आएंगे, तो उस वक्त इनकी पोटेंशियल लो होगी, तो इसको इनिशियल पॉइंट कहेंगे। कैसे सर? इस लिहाज से इनिशियल पॉइंट कहेंगे क्योंकि चार्जेस ने आके दोबारा से यहाँ अपना फ्यूल भरना है। देखो चार्ज एक गाड़ी की तरह है, जैसे आप पेट्रोल पंप में जाते हो तो अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाते हो, तो सेम इसी तरह ये जा रहे हैं अपने सफ़र करने, बाहर सर्किट में जा रहे हैं, चार्जेस अपना सफ़र काट करके यहाँ लो पोटेंशियल में आते हैं, दोबारा इन्होंने फ्यूल भरना होता है। तो इनका ये स्टार्टिंग पॉइंट है फ्यूल भरने का। तो इधर से ये आगे जाते जाएंगे तो फ्यूल भरते जाएंगे हाई पोटेंशियल तक, तो इनमें फ्यूल भर जाएगा, तो इनमें ये एनर्जी आ जाएगी। तो ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे इनका फ्यूल 0 है, क्या हो जाए पोटेंशियल 0 है। आई समझ? तो यहाँ पे आए, इस पॉइंट पे इनका पोटेंशियल, इस पॉइंट को B कहेंगे, तो इधर का पोटेंशियल VB होगा। मान ले V पोटेंशियल हो गया। मतलब क्या है कि इस सेल के अक्रॉस मूव करने से, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल मूव करने से V पोटेंशियल था, तो वो पोटेंशियल इनमें स्टोर हो गया। मान लें 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट पोटेंशियल इनमें स्टोर हो जाएगा। आई समझ? यही चीज़ हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट जो चैप्टर नंबर 11 वाले चैप्टर के अंदर हमने बात की थी। अगर किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा देते हैं, कोई चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। मान ले A पॉइंट से लेकर के आ रहे हैं, कि कहाँ पे लेके आ रहे हैं? पॉइंट A से पॉइंट B लेकर के आ रहे हैं। तो पॉइंट B लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर जो वर्क करेंगे वो एक्सटर्नल वर्क करके लाना होगा, क्योंकि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने से रिपल्जन का सामना करना पड़ता है। यही फील्ड सेल के अंदर भी बनती है। ये मैं EMF वाले टॉपिक के अंदर हमने बात की थी डिटेल में कि EMF वाले सेल वाले टॉपिक में क्या था, इलेक्ट्रोड्स होते थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड रहती थी। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस ने मूव करना है इधर से इधर, तो रिपल्जन का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी चार्जेस इधर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बैटरी फोर्स लगाती है, बैटरी वर्क करती है, या सेल वर्क करता है इनके ऊपर, तो तभी ये चार्जेस आ जाते हैं। सेम कहानी यहाँ से समझो, यहाँ पे भी समझ आ जाएगी आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, चार्ज ने A पॉइंट से B पॉइंट आना है, चार्ज ने A पॉइंट से B पॉइंट आना है, तो मान ले A पॉइंट का जो पोटेंशियल था VA है, B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VB है। आई समझ? तो जब ये A पॉइंट से B पॉइंट में आएगा तो पोटेंशियल VA से VB हो जाएगा। तो ओवरऑल कहें, इधर से इधर मूव करने से इनका जो पोटेंशियल में चेंज आएगा वो डेल V आएगा। चेंज इन पोटेंशियल है ना, ये चेंज इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल में चेंज आएगा। तो पोटेंशियल वाला लेक्चर भी देख लेना चाहिए आपको इस बेस पे, नहीं तो फिर भी समझ आ रही है ना। हमने कहा सीधा सीधा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करते वक्त उनकी पोटेंशियल चेंज हो जाएगी। सर कैसे, हमें नहीं समझ आ रही। देखो यहाँ पोटेंशियल है हाथ पे, एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल 8 हाथ, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ पोटेंशियल 8 हाइट। तो इधर और इधर में जो पोटेंशियल का माइनस करेंगे, यानी कि ऊपर वाले पोटेंशियल से नीचे वाला माइनस करेंगे, तो तभी तो आएगा, जितना पोटेंशियल में यहाँ डिफरेंस है वही तो आएगा। नहीं है, समझ नहीं आई। देखो यहाँ का पोटेंशियल जो है, नीचे ज़मीन के लिहाज से बात कर रहे हैं, ठीक है, ज़मीन के लिहाज से पोटेंशियल मान लें 5 वोल्ट है। ज़मीन का पोटेंशियल वोल्ट में ले रही है, आप हंसेंगे, समझाने का तरीका है बस। ये क्या है जी, 10 वोल्ट है। तो अब इधर और इधर के बीच में जो चेंज है वही तो होगा आपका पोटेंशियल, वो डेल V होगा। वो 10 - 5 करोगे वही डेल V होगा। तो यहाँ से यहाँ मूव किए हैं, तो इधर का जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होता है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी आप चार्जेस को मूव करवाते हो तो उसका जो पोटेंशियल में जो चेंज है वो हमेशा किस चीज़ के इक्वल होता है? ये हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में बात कर चुके हैं। जो पोटेंशियल में चेंज है वो हमेशा इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। यही पढ़ चुके हैं हम कि वर्क कितने किए चार्ज के ऊपर, वही इसका पोटेंशियल में चेंज के इक्वल होता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, नहीं तो पीछे वाले लेक्चर में डिटेल में हमने बात की इस चीज़ के ऊपर। तो इसी के इक्वल होता है। तो मेरा यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन यही बन रही है। तो यहाँ चार्ज से इधर मूव कर रहे हैं,
पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहे हैं, या पोटेंशियल वी ए से पोटेंशियल वी बी मूव कर रहे हैं, तो वो जो पोटेंशियल है वो साहब किसके इक्वल होगा? एक्सटर्नल वर्क। सर एक्सटर्नल वर्क क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल वर्क हो रहा है ना, ये डिवाइडेड बाई जो चार्ज लेकर के आ रहे हो उसको डिवाइड कर दें तो यही पोटेंशियल बनेगा, यही पोटेंशियल बनेगा। समझ आ रही है? एक एक चीज देखते जाए। तो मैंने कहा ये डेल वी पोटेंशियल है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी और बात की जाए सर, थोड़ा सा और रंग डाल दें इसके ऊपर। तो डेल वी को क्या लिख सकते हैं जी इसके लिहाज से? यहां जो डेल वी होगा जी वो होगा वी बी माइनस वी ए होगा। समझ आ रही? दोनों ये फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यहाँ पे देखें, ऊपर था 10 फाइनल था, नीचे -5 था, तो 10 -5 के यही तो डेल वी आया था। यही चीज चल रही है यहाँ पे, यही चीज चल रही है। तो डेल वी को क्या लिख सकते हैं जी? वी बी माइनस वी ए दैट इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। ओए होए होए, समझ आ गई सर? काफी सारी चीजें समझ आ गई। अब देखते जाएं, यहाँ कुछ चीजें पुट कर दें, आपके लिए आसानी है, आपके लिए कह रहा हूँ। मेरा डस्टर है, मेरा डस्टर है, मिटा दें सर इसको। ये आप समझाने पे हमें समझा रहे थे, लेकिन आप मिटा सकते हैं क्या? मैं मिटा सकता हूँ, बिल्कुल मिटा सकते हैं सर। डस्टर आपके हाथ में, पेन आपके हाथ में, लिखना चाहें लिख भी लें, मिटाना चाहें मिटा भी दें। तो वी क्या है? अब इधर आ जाए, इसमें कुछ सिचुएशन फिट कर दी थी सेल के लिए हमने, कि चार्ज जब घूम फिर के आएगा पूरे सर्किट में तो उसका पोटेंशियल यहाँ पे 0 होता है, यानी वी ए 0 होगा। इनिशियल पॉइंट है, वी ए क्या होगा? 0। इस पॉइंट पे वी बी क्या है? बोलो बोलो बोलो, वी है। वी बी तो वी है, वी ए 0 है। तो मतलब क्या है? सीधा सीधा इस जगह पे पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन स्टार कह दीजिए। स्टार सर, स्टार पे स्टार दिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? सही, स्टार। इक्वेशन नहीं दे सकते तो स्टार दे के थोड़ा अपने आप को तसल्ली तो दो, अपने नोट्स बनाओ इसके ऊपर। नहीं तो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप कमेंट में बताओ सर हमें नोट्स चाहिए, तो नोट्स भी आपको लिख करके पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसी से अपनी स्टडी को जारी रख सकें। मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे एक एक चीज़ आपको मिलेगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी कराएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो आप खुद ही सॉल्व करोगे अगर टॉपिक पूरे को अच्छे से देखोगे, तो एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्रिस्टल क्लियर समझते हो ना? क्रिस्टल क्लियर क्या होता है? क्रिस्टल तो चीनी के दाने को कहते हैं, चीनी नमक का दाना होता है चीनी। क्रिस्टल किसे कहते हैं? क्रिस्टल क्या होता है फिजिक्स में, ये भी आप पढ़ेंगे, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड वाला टॉपिक आएगा तो वहां पे हम ये बात करेंगे। तो वी बी क्या करेंगे? पुट करने जा रहे हैं, वी बी इक्वल टू वी एंड वी ए इक्वल टू 0। सही है सर, पुट कर दीजिए जनाब। तो पुटिंग से क्या मिलेगा? इक्वेशन स्टार एम्प्लाइज। तो वी बी में क्या लिखूं जी? वी बी लिख सकता हूं वी माइनस वी ए, क्या लिखूंगा? 0। तो एक्सटर्नल वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। वी से किसी चीज से कुछ 0 निकाल दो। 0 को क्या बोलते हैं मैथ की जबान में? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है सर? कि 0 एक ऐसी चीज है जिसको किसी के साथ ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई इट इज एडिटिव आइडेंटिटी। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी हो सकती है, या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट आइडेंटिटी भी बोल दो जी आप। V इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई चार्ज। अब यहाँ पे भी चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, तभी तो चार्ज आ रहा है, अदरवाइज चार्ज नहीं आ सकता। ये एक्सटर्नल वर्क कौन करेगा? एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे आप जाके करेंगे। यहाँ तो मान लिया आप, मैंने कह दिया कि फील्ड के अगेंस्ट लेके जाने, तो आप लेके गए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके गए, पोटेंशियल में चेंज आ गया। तो यहाँ सेल के अंदर कौन करेगा वर्क? सेल के अंदर वर्क करेगा सेल खुद ही करेगा, अपनी केमिकल एनर्जी को यूज करते हुए। तो यहाँ पे हम इसको अगर इधर भेज दें तो वर्क एक्सटर्नल जो है वो इक्वल आएगा किस चीज के? एक्सटर्नल वर्क आएगा वी क्यू के। यहीं से मेन बात शुरू होती है, आपके बुक की शुरुआत शुरू होती है। लेकिन बुक के शुरुआत में उन्होंने ऐसी कुछ ऊट पटांग मारी हुई है, इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो ये बहुत कंसेप्चुअल चीज, भाई उस चीज को छोड़ दो। आप ऐसा कर दो, जिधर ये तरतीब से चला रहा हूँ इसी तरह चल लो, लेकिन एक एक बुक की लाइन आपको समझ आएगी। आपके बुक में यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है तो चीज़ें सारी समझ आएगी। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा फ्लेवर थोड़ा सा और ऐड करने से और इंटरेस्टिंग बनता जाएगा आपके लिए। फ्लेवर नहीं सर, कोई और टेस्ट ऐड कर दीजिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल वर्क है
वो किस चीज़ के इक्वल हो रहा है? सेल के वर्क। ये एक्सटर्नल वर्क सेल कर रहा है, वर्क डन बाय सेल कह सकते हैं इसको। असल में ये एक्सटर्नल वर्क जहाँ पे जो कर रहा है चार्जेस के ऊपर, फील्ड के अगेंस्ट, मैंने कहा सेल के अंदर फील्ड होती है, बिल्कुल होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब उस फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करेगा वो एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है वर्क करने के लिए, तो यहाँ पे वो एक्सटर्नल वर्क बेसिकली सेल का ही वर्क होता है। आई समझ? सेल का ही वर्क होता है। सही है सर। तो मैं लिख सकता हूँ जनाब आली, तो वर्क डन सेल ऐसा लिख सकते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, आपके घर में बेटा पैदा हुआ है। अभी तो बेटा क्या सर, हमारी शादी भी नहीं हुई है। तो ऐसा कर सकते हैं, सेल का वर्क इक्वल हो रहा है किस चीज के? पोटेंशियल इनटू क्यू, पोटेंशियल इनटू क्यू के, यानी कि पोटेंशियल और क्यू को वर्क डन बाय सेल कह सकते हैं। अब इससे बड़ी बड़ी बातें निकल के सामने आएगी, ध्यान से पढ़ना। यार सर इसको क्या कुछ कह सकते हैं, ये आपने कहाँ ला के छोड़ दिया? हम कहाँ थे, कहाँ लेके आए आप? तो मैं कहीं नहीं लेके गया हूँ, मैं देखना, मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ऐसा बोलते हैं ना। तो लेक्चर में मज़ा ना आए तो पैसे वापस, पैसे नहीं, आपका पैकेज जो लगा है ना वो वापस कर देंगे आप। तो कहना चाहेंगे वर्क डन बाय सेल, ये जो वी क्यू आया है इसके ऊपर बड़ा दम है जी। ये वर्क डन बाय सेल है, इट्स रोल क्या है? वर्क डन बाय सेल एक्ट कर रहा है, एक्ट एज, यानी कि एनर्जी सप्लाई। ये सेल जो है ना, सेल जो चार्ज के ऊपर वर्क कर रहा है वो एनर्जी सप्लाई करता है एक तरह से। हाय हाय, नहीं समझ आ रही सर, खुद ही हाय हाय बोले जा रहे हैं। देखें, यहाँ से यहाँ सेल ने वर्क करना है, बिल्कुल करना है। अब ये सेल बेसिकली वर्क करता जाएगा चार्जेस के ऊपर, यूं यूं चार्जेस आएंगे, ये करंट जा रहा है और इधर चार्ज आ गया, तो इन चार्जेस के ऊपर कौन वर्क कर रहा है? चार्ज के ऊपर वर्क कर रहा है कौन? सेल कर रहा है। ये चार्ज सेल के ऊपर वर्क करता जाएगा, यानी चार्जेस के ऊपर सेल वर्क करता जाएगा, चार्जेस के ऊपर सेल वर्क करता जाएगा। एज ए रिजल्ट एनर्जी सप्लाई होती रहेगी। किस चीज़ को एनर्जी सप्लाई होती रहेगी? चार्जेस को। देखो मार्कर्स है ना, मेरे हाथ में मार्कर्स है, तो मार्कर में ऊपर फेंकते जाऊँ फेंकते जाऊँ फेंकते जाऊँ तो मार्कर को एनर्जी मिलती जा रही है, क्योंकि मार्कर्स के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा क्या हुआ, वर्क एज अ एनर्जी सप्लाई का काम कर रहा है फॉर मार्कर्स। दैट थिंग इज सेम हियर। सर इंग्लिश बोल दिया आपने, नहीं बोलते। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय सेल है वो एक्ट करेगा एज अ एनर्जी सप्लाई के तौर पर। किसको एनर्जी सप्लाई करेगा? चार्जेस को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन बाय सेल एक्ट एज एनर्जी सप्लाई, एनर्जी सप्लाई टू चार्जेस। हाय हाय, ये चार्जेस के लिए एनर्जी सप्लाई का काम कर रहा है। इसी को एक और नाम भी देते हैं, मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ देते हैं, एक और नाम भी देते हैं एनर्जी ट्रांसपोर्टेड। इसको क्या कहते हैं? वर्क डन बाय सेल। बेसिकली क्या कुछ कह सकते हैं इसको, जो वर्क डन बाय सेल है और वी क्यू की इक्वल आ रहा है, तो इस वर्क डन बाय सेल वाली चीज़ को क्या कुछ कह के पुकार सकते हैं? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके बुक में क्या पुकारा हुआ है वो भी देखें आप। खैर आपकी बुक की तरफ अभी नहीं आए। एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय सेल, क्या लिख सकते हैं? एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय सेल टू सर्किट। हाँ ये बात तो लिख सकते हैं, यानी कि ये जो वर्क डन है बेसिकली ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है सर्किट के लिए, यानी कि इससे सर्किट को एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रही है। समझ आई कि नहीं आई? ताकत मिल रही है सर, ऐसी ताकत जो आपको खाना खाने से नहीं मिलती है। अगर वो एनर्जी लेना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मार ही जाएंगे। ना करें सर, ऐसा नहीं करें, अभी ना मार दें हमें। तो नेक्स्ट बात क्या कर सकते हैं, वर्क डन बाय सेल, या आपकी बुक में क्या कहा है? आप देखो एनर्जी, आपकी बुक में इस चीज को क्या कहा है? एनर्जी कंज्यूम बाय सर्किट, यानी कि ये एनर्जी कंज्यूम बाय सर्किट है। सर्किट जो एनर्जी कंज्यूम करता है वो ये करता है, वी क्यू करता है। हाँ, वी क्यू एनर्जी कंज्यूम करता है, तो वी क्यू के बराबर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अगर सेल ने मान ले 2 वोल्ट पोटेंशियल नहीं है, 6 वोल्ट पोटेंशियल है, वोल्ट कितना है? 6 वोल्ट है। चार्ज कितना है? 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज के ऊपर सेल वर्क कर रहा है, और कितने वोल्ट में से, पोटेंशियल में से वर्क कर रहा है? क्या मतलब, मान ले इस सेल के बीच में जो पोटेंशियल है वो जो है 6 वोल्ट है, सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच में
कैथोड और एनोड के बीच में, ऐसा कहते होते हैं ना, इनके बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना है, 6 वोल्ट है। दैट मीन कि चार्ज कितना एट अ टाइम, कितना चार्ज सेल वहां जहां से वहां मूव करवा रहा है, वो चार्ज कर रहा है 2 कूलम के आसपास, ऐसा ही ना, 2 कूलम के आसपास। तो वर्क कितना होगा जी, Q इंटू टू ना, Q 6 इंटू टू, तो यानी कि 12 वाट यानी 12 जूल वर्क कर रहा है, 12 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, यही मतलब हो सकता है एट अ टाइम सेल। तो सर मोटा मोटा आप बता दें, बहुत लंबा खींच गए आप, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, बोर नहीं होना। तो ये मतलब था इसका। अब आपकी बुक की तरफ आते हैं। बुक में शुरू में उन्होंने कहा कि हम समझना चाहेंगे प्यारे बच्चों, बुक वालों ने कहा है प्यारे बच्चों अभी हम समझेंगे कि 2 टर्म्स हैं, एक इलेक्ट्रिक है एक इलेक्ट्रिकल है, इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं करके उन्होंने काफ़ी सारी बातें कर दी है। नेक्स्ट आप आगे आएंगे तो वो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक पावर कितने किस्म के होते हैं, ये बातें छेड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बात की हुई है इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर, तो हम पहले इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बात करेंगे, फिर जो पावर्स के जो टाइप्स है उनके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे सर आप पढ़ा रहे हैं पढ़ाते जाएं। देखिए अब हम ये जो बात की है कि एनर्जी कंज्यूम बाय सर्किट है, ये आपकी बुक के हिसाब से, तो आपकी बुक वाले ने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक पावर है उसका डायरेक्ट फार्मूला बताया है कि इलेक्ट्रिक पावर इज एनर्जी कंज्यूम, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, एनर्जी कंज्यूम, नजर आ रही है बुक में, एनर्जी कंज्यूम इन सर्किट या बाय सर्किट, सर्किट डिवाइडेड बाय टाइम किया हुआ है, बस ऐसा करके लिखा हुआ है उन्होंने। एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर को इसके इक्वल लिखा है। तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पावर की, द रेट एट विच एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट, यानी कि सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसी को आप इलेक्ट्रिक पावर बुलाते हैं। तो डेफिनेशन पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम जरा कंसेप्ट पे ध्यान करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर है तो P लिखेंगे, एनर्जी कंज्यूम है तो इसको क्या लिखेंगे, एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट किसके इक्वल आया है, वो है वर्क का, सेल का वर्क है। असल में जो एनर्जी कंज्यूम है वो किसका वर्क है, सेल का वर्क है ना, अभी पढ़े जी, आई समझ। तो सेल का वर्क है, तो ये सेल का वर्क किसके इक्वल हो रहा है साहब, क्यू वी के इक्वल हो रहा है या वी क्यू के इक्वल हो रहा है, वी क्यू के इक्वल हो रहा है और डिवाइड में टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आपकी मर्जी। तो देखते जाएं, हम देखते ही रहते हैं सर, आप करें गाना गाने। ये दोनों क्या बना रहे हैं, तो आपने बचपन में पढ़ा था करंट इक्वल टू क्यू बाई टी, हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू बाई टी, क्यू बी टी, आई इक्वल टू क्यू टी, क्यू टी है ना, क्यू टी वो वाला क्यू टी नहीं है, ठीक है जी, ये क्यू बाई टी है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं, तो क्यू टी है क्यू टी, तो पी इक्वल टू क्यू टी लिखो जी, वी आएगा और आगे आई आएगा, ओए होए होए, पी इक्वल टू वी आई आ गया है, पी इक्वल टू वी आई आएगा आ गया है। तो पावर इक्वल हो रहा है वोल्टेज इनटू करंट, यानी कि जो पावर सेल या बैटरी बाहर प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक सर्किट को, इलेक्ट्रिक पावर जो सप्लाई करता है बैटरी, सप्लाई करती है बैटरी, जो भी कहते हो आपकी मर्जी, वो किसकी इक्वल होगा, वी आई के इक्वल होगा, वो किसकी इक्वल होगा, वी आई की इक्वल होगा। बैटरी कितनी पावर सप्लाई करती है एट अ टाइम, वो आप यहां से पता कर सकते हो। मान ले कोई बैटरी है 6 वोल्ट की और करंट उसमें से 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, अपने से ले रहा हूं मान लो, तो पावर इक्वल होगा 6 इंटू 3 यानी कि 18 जूल पर सेकेंड, नहीं 18 वाट होगा ना, वाट लिखो, वाट लगा देंगे सर, तो ये क्या होगा 18 वाट है। वाट बेसिकली किसकी इक्वल होता है, वाट किसकी इक्वल होता है, पावर का फार्मूला आप 9th क्लास में ये भी तो पढ़ते थे, वर्क डिवाइड बाय टाइम, तो वर्क की यूनिट है जूल डिवाइडेड बाय सेकंड, तो पावर की यूनिट जूल बाय सेकंड भी लिख सकते हैं वाट की जगह, तो 18 जूल पर सेकंड। मतलब क्या है कि सेल जिसका पोटेंशियल कितना है, वोल्टेज 6 वोल्ट है, करंट 3 एम्पियर है, सर ने गलत लिख दिया, वोल्ट लिख दिया, एम्पियर लिखना चाहिए था, चलो गलती होती है इंसान से, तो वोल्ट लिखना नहीं चाहिए था, एम्पियर लिखना चाहिए था, तो मल्टीप्लाई किया, देखो वाट की जगह जूल बाय सेकंड लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि पर सेकंड में 18 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहा है कौन, पावर।
बैटरी पावर नहीं, इतना एनर्जी सप्लाई कर रही है बैटरी। एक सेकंड में 18 जॉल पर सेकंड, मतलब 18 जॉल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, बाहर सर्किट को दे रहा है कि तुम ले लो, बल्ब वगैरह को दे रहा है कि एक सेकंड में इतनी एनर्जी दे रहा होता है। आई समझ? कहीं पे आपको लिखा हो कि 100 वाट है, कहीं पे आपको बोले 100 वाट का बल्ब है, उसका मतलब क्या होगा? सीधा क्या निकल करके आएगा? वाट की जगह जॉल बाय सेकंड। तो वो जो बल्ब है वो 100 जॉल एनर्जी खा रहा है एक सेकंड में। 100 वाट का बल्ब है तो वो 100 जॉल एनर्जी खा रहा है एक सेकंड में। अगर 12 वाट का बल्ब लगाते हो आपके घर में, ये चीज़ें हम सीखेंगे आगे, तो वो क्या है? 12 जॉल एनर्जी खाएगा एक सेकंड में। यही मतलब होगा, 12 वाट की जगह जॉल बाय सेकंड लिख दो। तो मतलब ये वाला बल्ब बिल कम लाएगा आपका घर में, ये ज़्यादा लाएगा। तो इसलिए कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि 100 वाट वाले बल्ब मत लगाया करो, एनर्जी सेवर लगाया करो। एनर्जी सेवर बोलते हैं ना इसको, या एलईडी बल्ब। तो ये वाले कम एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं एक सेकंड में, तो इसलिए हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। सर 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 क्या और बताएंगे? यहाँ तक बात करके स्टॉप हो जाइए, थोड़ा सा यहाँ तक बात करके थोड़ा स्टॉप हो जाए, फिर आगे साथ साथ बात करते हैं। तो अगर कोई एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे आपसे तो धड़ल्ले से जवाब दे देना। वो कैसे जवाब देंगे देखते जाएं। लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अगर मैं कोई एमसीक्यूज पूछूं, क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर कहीं पे करंट है 2 वोल्ट, आगे कर दो अगर किसी को समझ आ रही तो, V है 6 वोल्ट है, तो कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा वो? बाहर पावर कितना सप्लाई कर रहा होगा सर्किट को? 12 वाट सप्लाई कर रहा होगा। बी पूछ ले 6 वाट कर रहा होगा। सी पूछ ले 3 वाट कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा भैया? 12 कर रहा होगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना IV करके। तो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चंस कम ही पूछते हैं, तो इनके ऊपर वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आ गए तो अपनी गनीमत समझो और टिक करते हुए जाओ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जी आपकी बुक में बात की हुई है इलेक्ट्रिक पावर की टाइप्स। क्यों लाया पता नहीं इन्होंने ऐसे, चलो लाया तो अच्छा किया। तो इनके ऊपर बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। नीचे आ गए थे हम, फिर ऊपर गए हैं, IV तक आ गए हैं ना। अब IV वाली बात याद रखनी, भुलानी नहीं है। पावर किसकी इक्वल है? IV। तो ये आपके पास है। अब इनको अलग अलग से कंफ्यूजन बहुत होती है ये, कि पता नहीं P को IV कभी लिखा जाता है, पता नहीं P को कभी V²/R लिखा जाता है, पता नहीं कभी P को I²R लिखा जाता है, पता नहीं क्यों करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यही समझ आने वाली है। थोड़ा सा आपने हौसला रखना है, एक एक चीज़ आपको समझ आएगी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो 2 मेन टाइप्स दी हुए हैं भैया। एक होता है DC पावर, एक होता है AC पावर। AC पावर, इन दोनों की बात की हुई है, तो हम भी इन्हीं दोनों की बात करेंगे। और तीसरा पावर हम खुद बनाएंगे नहीं, जो दिया हो वही बात करें। तो DC पावर क्या है? DC पावर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट करंट पावर को। मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सेम हो, कांस्टेंट हो, तो वो डायरेक्ट करंट पावर होता है। DC क्या है? इट इज़ अ डायरेक्ट करंट पावर। इट इज़ डायरेक्ट करंट पावर। ये डायरेक्ट करंट पावर है, सही है। DC डायरेक्ट करंट पावर है। कैसे डायरेक्ट करंट पावर है देखते जाएं। इनका ग्राफ जो होता है वो सीधा होता है। सीधा का मतलब है चार्ज जैसे मूव कर रहे हैं वैसे ही मूव करते जाएंगे। क्या मतलब है? क्या मतलब है? आपकी बुक में डायग्राम भी दी हुई है, एक DC पावर की, एक AC पावर की। वो देखें, DC पावर की डायग्राम के लिए उन्होंने ये सेल बनाया हुआ है और इधर कोई रजिस्टर या लोड रखा हुआ है, RL है ये। उधर उन्होंने डब्बा सा बनाया होगा, आप ये भी बना सकते हो, ठीक है जी, लोड है। फिर आगे AC के लिए उन्होंने ये किया हुआ है, AC के साथ AC भी बनाया हुआ है। AC को ऐसे करके रिप्रेजेंट किया है, इधर कोई लोड लगाया हुआ है, तो RL है। अब देखें, जो DC है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट करंट पावर होता है। DC पावर क्या होता है? डायरेक्ट करंट पावर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लें इधर से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है, ऐसे घूम फिर के आएगा ना। तो ये हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि करंट यहाँ से निकलना शुरू कर दे और यहाँ से इंटर होना शुरू कर दे। ध्यान से क्या कह रहा हूँ, ये हमेशा अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो दैट मीन कि पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलता रहेगा। कभी ऐसा दिन या ऐसा टाइम नहीं आएगा
जिसमें ये करंट नेगेटिव से निकलना शुरू कर दे और पॉजिटिव से इंटर होना शुरू कर दे। अगर नहीं कर रहा दैट मीन कि करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसको कहते हैं डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज। डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा सेम रहता है डीसी पावर के अंदर। डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि करंट जिस डायरेक्शन से निकलता है दैट मीन कि करंट की डायरेक्शन वही रह रही है, तो चार्जेस की डायरेक्शन भी वही रहेगी। यही मतलब है कि चार्जेस की डायरेक्शन भी वही रहेगी, तो यही मतलब है। तो इसको कहेंगे कि डीसी क्या है? इट इज अ डायरेक्ट करंट पावर इन विच डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या रहता है? रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। डीसी पावर का करंट का डायरेक्शन ये होता है, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर करते हो तो ठीक है, नहीं तो ना करो, बुक में नहीं किया हुआ है, मसला नहीं है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था। नेक्स्ट, इसके लिए क्या होगा? इट इज़ अ अल्टरनेटिंग करंट पावर है। अब अल्टरनेटिंग करंट पावर इसको कहा जाता है, एसी का मतलब ही यही है, इट इज़ अल्टरनेटिंग करंट पावर है। अब अल्टरनेटिंग करंट पावर की क्या खास बात है? इनमें डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्जेस सेम नहीं होते। मतलब देख लें, अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है करंट इधर से जा रहा है, इधर से इंटर हो रहा है, तो ये कुछ ही टाइम में हाफ साइकिल के अंदर ये जो डायरेक्शन है फ्लो चार्जेस की वो चेंज हो जाएगी आधा साइकिल में। ये आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे तो अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर इधर तो नहीं दिया हुआ है, सेकंड ईयर में जाके पढ़ोगे। ये आधा साइकिल है, इस साइकिल तक ये पॉजिटिव रहेगा, ये साइकिल नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइकिल कहा जाता है, ये नेगेटिव साइकिल कहा जाता है। ये साइकिल इंटर होने के लिए, ये एसी का साइकिल होता है, एसी का साइकिल ये है। डीसी का वो मैंने बनाया था, वो मिटा भी दिया, वो वाला है। तो ये एसी का वो है, साइकिल नहीं है। डीसी का वो करंट कांस्टेंट ही होता है, ये साइकिल है, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, आधा साइकिल तक ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहने का मतलब है करंट इधर से जाएगा और इधर से इंटर होगा, आधा साइकिल में ऐसे जाएगा। अगले साइकिल में इसने नेगेटिव होना है, इसने पॉजिटिव होना है। मतलब करंट इधर से, ये डायरेक्शन नहीं होगी, अभी ऐसे निकलना शुरू करेगा, फिर ऐसे आएगा। तो इसको कहते हैं कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है करंट की। देखो, करंट बेसिकली चार्ज का फ्लो है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर जाहिर सी बात है चार्ज की डायरेक्शन भी क्या रहेगी? चेंज होगी। यानी कि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज भी चेंज होगा, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्जेस भी कांस्टेंट नहीं रहेंगे। तो इसी को कहते हैं कि अगले सेकंड में करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो करंट किस खेत की मूली है? चार्ज भी तो उसी से मिलके बनता है। तो आप कह सकते हो कि इट इज़ द अल्टरनेटिंग करंट पावर है। तो यहाँ पे क्या होता है? इन विच डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्जेस, इन विच डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्जेस नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं होते हैं, इसमें कांस्टेंट नहीं होगा। जल्दी जल्दी बात खत्म करते हैं, काफ़ी लेंथी लेक्चर हो रहा है तो इसलिए। अब देखें नेक्स्ट, इसके लिए क्या करते हैं जी? ये जो करंट है इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब बात जुमला बना लो आप, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नॉट कांस्टेंट। चेंज होती रहती है, वेरी करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए जी, ये लंबे दूर रास्ते तक नहीं लेके जा सकते। डीसी करंट, यहाँ पे बैटरी लगाई है आपने, आप चाह रहे हैं कहीं और किसी सिटी, दूर सिटी लेके जाएं, जहाँ बैटरी रख के उस बैटरी का करंट कहीं दूर लेके जाएं, तो वो दूर तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ये सूटेबल नहीं है डीसी, ठीक है जी। दूर तक जाने के लिए उसकी पावर डिसिपेट होती रहेगी, एनर्जी। पावर डिसिपेट क्या है, एनर्जी डिसिपेट क्या, ये आगे समझेंगे हम। तो उसकी पावर क्या होती रहेगी? कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, खत्म हो जाएगी। जबकि एसी को हम दूर तक लेके जा सकते हैं।
सर क्यों लेके जा सकते हैं, कैसे लेके जा सकते हैं? क्योंकि एसी को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हुए उसको हम स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हुए लेके जा सकते हैं। ऐसा आपने 10 क्लास में पढ़ा था फिजिक्स के अंदर कि हम एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करके उसकी वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह तक हम लेके जा सकते हैं ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हुए। तो इसलिए एसी जो है वो लंबे डिस्टेंसेस के लिए, यानी कि लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, जो इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू हम लॉन्ग ट्रांसमिशन दूर तक लेके जा सकते हैं, और इसको नहीं लेके जा सकते हैं डीसी को, क्योंकि डीसी स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं होता। समझ आई कि नहीं? इट इज नॉट स्टेबल, किसके लिए? नॉट स्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए ये सुटेबल नहीं है। इसकी बात करें, इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। मैंने बताई वजह, मैंने बताई सर, मैंने बताई नहीं सर, मैंने बताई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन मैंने वजह बताई थी क्यों लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप अप या स्टेप डाउन इजीली होता है एसी पावर, तो इसलिए लेके जा सकते हैं। समझ आई? उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर होती जा रही है और समझ आती रही है, बोर नहीं होते होंगे। ठीक है, बैठने की आदत डालो यार, लेक्चर के आगे इतना ऐसे बोर होते जाओगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए पढ़ो, ब्रेक लेते हुए। ठीक है जी, तो मैं भी ब्रेक लेता हूँ, पानी पीता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। सही है? तो देखो प्यारो बच्चों, ऐसा करना है कि अपने आप को पानी पीते रहना है, हाइड्रेटेड रखना है, हाइड्रेटेड बोलते हैं ना, ताकि आपका गला भी काम करे। खैर मुझे बोलना होता है तो मुझे ज़्यादा पानी कंज्यूम करना पड़ रहा है, तो आपको भी ज़्यादा पानी यूज़ कर लेना चाहिए। बजाय कि सर्दियां हैं, आपको प्यास ना भी लगती हो फिर भी पानी पिया करें, वो आपके लिए, सेहत के लिए ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी करने के लिए अपने आप को वेल ड्रेस रखें, यानी कि ड्रेस पूरा हो आपका। ऐसा नहीं है आपने ऊपर कंबल ओढ़ी हुई है और आप पढ़ रहे हो, तो पूरा कोट वगैरह, स्वेटर वगैरह, और साथ ही साथ नीचे जो सॉक्स हैं उनको भी आप पूरे पहने फिर पढ़ने बैठ जाएं। वरना आपको थोड़ी सी भी सर्दी लगेगी तो आपको लगेगा कि मुझे कंबल ऊपर करके मुझे सो जाना चाहिए, ऐसी फीलिंग आती है। तो इस सब फीलिंग को दूर करने के लिए अपने आप को वेल ड्रेस रखें पढ़ाई करते वक्त, और पढ़ाई करते रहें। चलें जी, मिलते हैं। इसको ज़रा काट देते हैं। सही है? तो भैया हमेशा हमें ओए टॉपिक भी मिटा दिया, चलो टॉपिक सर मिटा दें। अब तो हमें समझ आ गई क्या पढ़ रहे हैं हम। तो क्या है जी, मैंने कहा था, हाँ यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होगी ये देखते जाए। तो इसकी यूनिट तो बहुत वाकिफ़ हो, वाट होती है। सर वाट तो होती है, हमारी वाट लगी हुई है, देखें। तो यहीं से आप यूनिट डिराइव करते हो IV करके। तो यहाँ से 1 वाट किसकी इक्वल होगा? पावर को 1 वाट होने के लिए क्या कुछ झेलना पड़ेगा? करंट को 1 एम्पियर होना पड़ेगा, और पोटेंशियल जो है वो भी 1 वोल्ट होना पड़ेगा, 1 वोल्ट होना पड़ेगा। तो तब हमारे पास 1 वाट होगी। इसी को एक और ज़मरे में लिखते हैं, एक और जगह पे इरशाद करते हैं। इरशाद करें सर, देखें इरशाद है कि 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो किस में? 1 सेकंड में, यानी कि जूल पर सेकंड है। ठीक है जी, जूल पर सेकंड है, डिवाइडेड बाय सेकंड भी लिख सकते हो। ओए होए, इसी से आपको पूछें अगर डिफाइंड 1 वाट क्वेश्चन आ जाए कि 1 वाट को डिफाइन करो, तो ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, इससे डिफाइन करते हो। यही तो फिजिक्स की ब्यूटी है भैया, फिजिक्स यही तो है। आप जो चीज़ लिख रहे हो फार्मूला, उसी से ही चीज़ों को डिफाइन किए जा सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो आपके लिए मिलेंगे इस डेफिनेशन के साथ। कैसे डिफाइन 1 वाट करेंगे? 1 वाट क्या होगा? तो ठीक है जी, द पावर इज सेड टू बी 1 वाट, पावर 1 वाट होगा। ठीक है जी, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल अक्रॉस, 1 वोल्ट पोटेंशियल के अक्रॉस जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा किसी सर्किट में, तो वो आपके पास 1 वाट पावर कंज्यूम या डिसिपेट करेगा। वो सर्किट कहो या बल्ब कहो, रेजिस्टर कहो। सही है जी, तो यही से भी बना सकते हो।
द पावर इज सेड टू बी 1 watt if 1 ampere current flow across a potential difference of PD लिखता हूं, ठीक है, ऑफ 1 वोल्ट, तो इसको हम 1 वाट कहेंगे। एक और डेफिनेशन, तो पावर इज सेड टू बी 1 वोल्ट, ठीक है। पावर क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। अगर क्या हो, यानी कि अगर 1 जॉल एनर्जी कंज्यूम हो जाए 1 सेकंड में, ठीक है जी, यानी कि पावर 1 वाट कहलाएगा अगर 1 जॉल एनर्जी कंज्यूम हो, ठीक है जी, 1 जॉल एनर्जी कंज्यूम हो 1 सेकंड में, ठीक है जी। तो पावर इज सेड टू बी 1 वाट, हम लिख सकते हैं दी पावर इज सेड टू बी, सर ये लंबी कहानी ना करें, सेड टू बी 1 वाट, ठीक है। इफ 1 जॉल एनर्जी, यानी कि अगर आपके पास 1 जॉल एनर्जी फ्लो हो जाए, यानी 1 जॉल एनर्जी कंज्यूम हो जाए 1 सेकंड में, ठीक है जी, तो यानी कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम एट अ रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकंड। इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम एट अ रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकंड, ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है, आपकी बुक में भी होगी शायद, ऊपर वाली भी अच्छी है। इफ लिखो जी, इफ, यहीं से देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो एट रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकंड, 1 जॉल पर सेकंड के हिसाब से 1 जॉल पर सेकंड पढ़ेंगे ना इसको, क्या 1 जॉल पर सेकंड कंज्यूम हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो कंज्यूम होगी, जस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सेल से मिल रही है चार्जेस को, वही तो कंज्यूम हो रही है। तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है सेल को 1 सेकंड के हिसाब से, वही एक्चुअल में पावर होगी उस सेल की। समझ आ रही सर? समझ आ रही। अब मेन कंसेप्ट यहाँ पे सबसे बड़ी दुश्वारी हमें होती है कि पावर का फार्मूला को लेके P इक्वल टू V²/R लिखा रहता है, कहीं पे P इक्वल टू I²R होता है। ये सब क्या है सर, ये चीज़ समझेंगे। तो इसके लिए 2 बड़ी कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती है पावर के अंदर, वो हम समझेंगे तो ये चीज़ अच्छे से समझ आने वाली है। अदरवाइज कन्फ्यूजन है, ये हमेशा रहेगा। तो अगर ये चीज़ समझते हो तो आपको बढ़िया से अच्छे से, ठीक है, समझ आएगा ये लेक्चर। तो बात करते हैं जनाब, बात करेंगे तो बात करते हैं, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तुम हमेशा हमेशा। कौन सी 2 टर्म्स हैं सर, बता नहीं रहे हो? 2 टर्म्स जो बहुत ज़्यादा आपको तंग करती है वो है एक पावर डिसिपेशन करके, आपके रीडिंग के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है लेकिन थोड़ी खिचड़ी सी बनी हुई है, मिक्स करके लिखा हुआ है, तो हमें हमने उसको ज़रा सेपरेट करके बनाया है। तो वो देखें, पावर डिसिपेशन है और दूसरी क्या है, एनर्जी डिसिपेशन है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये दोनों लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं। ऊपर शुरू में पावर डिसिपेशन यूज़ हुआ होगा, बाद में एनर्जी डिसिपेशन यूज़ हो गया होगा। आप बिल्कुल बोर होंगे सर, ये जो था P इक्वल टू IV, आप तो इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अब उसका आंसर भी मिलेगा। बुक में तो ये लिखा है, फिर आगे V²/R बनाया हुआ है, फिर I²R बनाया हुआ है, तो वो एक ही लाइन में सब बातें दी हुई है। तो बुक को ऐसे बनाया जाता है ताकि अगर आपको टीचर की ज़रूरत पड़े, अगर बुक को ये सब कुछ ऐसा अच्छा करके तरतीब से दे रखा हो तो फिर टीचर की ज़रूरत ही क्या होगी ना। तो इसलिए ऐसी चीज़ें बना देते हैं, तो आप परेशान मत होना उससे, ठीक है जी। तो इन दोनों को समझते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन और एनर्जी डिसिपेशन क्या रहेगी, तो देखते जाएं। सबसे पहले बात करते हैं पावर डिसिपेशन को, कि पावर डिसिपेशन क्या होगी। डिसिपेशन का मतलब है बर्बादी। क्या बात कर रहे हैं सर, किसकी बर्बादी? एनर्जी की बर्बादी। एनर्जी जो ज़ाया हुई है या बर्बाद हुई है हीट की फॉर्म में, उसी को डिसिपेशन बोला जाता है। तो पावर डिसिपेशन कहाँ कहाँ पे होती है, इस चीज़ को समझेंगे। पावर डिसिपेशन क्या सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस होती है, या बल्ब के अक्रॉस होती है, या क्या सेल के अक्रॉस भी पावर डिसिपेशन हो सकती है?
ये चीज़ समझ आएगी आपको इसी वीडियो के अंदर। तो देखते जाएं। तो बात करेंगे पावर डिसिपेशन। तो पावर डिसिपेशन बेसिकली क्या है, जब कभी आपका दिल करे ना पढ़ने का तो फिर आके पढ़ लीजिएगा। जब कभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, कहाँ फ्लो करे, रजिस्टर। बुक में भी बात रजिस्टर के ऊपर छोड़ी, तो हम भी रजिस्टर के ऊपर ही छोड़ रहे हैं ये बात। फिर हाँ, आप किसके ऊपर छोड़ेंगे तो आप बताएं, आप भी इसी के ऊपर। तो रजिस्टर में से करंट फ्लो करे तो वो रजिस्टर रेजिस्ट करता है। हाँ, रजिस्टर रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करते करते क्या करेगा, रजिस्टर रेजिस्ट करता है मतलब रजिस्टर में कोलिजन बढ़ेगा। ठीक है जी, कोलिजन बढ़ेगा तो एज ए रिजल्ट रजिस्टर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज लेके आए थे रजिस्टर के पास बैटरी से, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा है कि नहीं, वार्म अप हो जाएगा। बल्ब शलब भी इसी तरह के होते हैं आपके। अब ये चीज़ आगे समझ आएगी, बल्ब क्यों गर्म होते हैं, थोड़ी हीट क्यों देते हैं, ये सब चीज़ें। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर में से और रजिस्टर रेजिस्ट कर रहा है, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आसान सी बात है। तो बेसिकली इसी चीज को ही पावर डिसिपेशन कहा जाता है। क्या कहूँ, देखो इसी को पावर डिसिपेशन का नाम दिया गया है। सही है सर, लेकिन सर सीधा सादा करके बताएं ना क्या होती है सर। देखें, पावर डिसिपेशन जो है रेफर करती है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कितनी कन्वर्ट हुई है, उसी को पावर डिसिपेशन कहा जाता है। एनर्जी डिसिपेशन क्या है वो बाद में बताऊंगा, वो अभी नहीं बताता। तो क्या है, इट रेफर्स टू, क्या पावर डिसिपेशन, इट रिफर्स टू, कौन रिफर्स टू, पावर डिसिपेशन रिफर्स टू। ठीक है जी, पावर डिसिपेशन किस चीज को रेफर करती है वो हम बताना चाहेंगे। पावर डिसिपेशन रिफर्स टू, क्या कह सकते हैं, रेट एट विच वो टाइम या दौरानिया एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। इसी को तो पावर डिसिपेशन कहते हैं। समझ गए सर, कि वो रेट, वो टाइम जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो वही पावर या सेल या रेजिस्टर का पावर डिसिपेशन होता है सर, कोई शक नहीं। तो याद ये रखना है मेन चीज, पावर डिसिपेशन को हमेशा वाट की फॉर्म में मेजर करते हैं, ये अहम बात है। इट मेयर्स, देखो ये बातें मैं लिखवाऊंगा और ऐसी बातें मैं एनर्जी डिसिपेशन के लिए भी लिखवाऊंगा। तो इन दोनों की जो लिखावट नहीं दोनों की जो बातें हैं, लिखावट को याद नहीं करना। लिखावट में देखें तो कलर बदले गए, आज तो मैंने कलर भी बनाए। आप लोगों के डिमांड था, कह रहे हैं सर थोड़ा मार्कर भी रख लें, तो रख लिए मैंने। तो यहाँ पे ये आपको दोनों डिफरेंसेस में बताऊंगा, पावर डिसिपेशन और एनर्जी डिसिपेशन। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन बन करके आता है कि भाई पावर डिसिपेशन और एनर्जी डिसिपेशन में क्या फ़र्क है, तो यही ठोक देना, उधर लिख देना तो हो जाएगा। तो पावर डिसिपेशन मेयर करते हैं, इट मेयर इन वाट, इसको वाट में मेयर किया जाता है। सही है सर। तो बात दूसरी करें आप, ना उधर नहीं जाना है अभी। पावर डिसिपेशन कहाँ पे होती है ये देख लें अभी। तो पावर डिसिपेशन रजिस्टर के अंदर भी होगी और सेल के अंदर भी होगी, बल्ब में भी होगी, लेकिन हम बात करेंगे पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर। पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर में पावर डिसिपेशन के दो फार्मूले हैं। ये IV वाला फार्मूला पावर डिसिपेशन का है, लेकिन ये रजिस्टर के लिए नहीं है। अच्छा, रजिस्टर के लिए नहीं है, रेजिस्टेंस है नहीं, तो कैसे कहोगे रेजिस्टेंस के लिए, रजिस्टर के लिए। कि किसके लिए, ये बात अभी यहाँ पे आया होगी आपके लिए, आया वो वाला है आया, ठीक है, आइन ये या नून गुन्ना, ये आया आया, ठीक है जी, जाहिर होगी। तो देखते जाएं। तो पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर के लिए फार्मूले आपके पास भर के पड़े, इसी को ही फेंक दें जरा। P इक्वल होता है भैया IV के, तो V अकॉर्डिंग टू ओम लॉ IR होता है कि नहीं, होता है सर। तो V इक्वल टू IV की जगह क्या लिखेंगे, IR। तो P इक्वल होगा I स्क्वायर R के।
ये पावर डिसिपेशन है इन सीरीज सर्किट। अगर कोई बल्ब, अगर कोई रेजिस्टर सीरीज में हो तो पावर डिसिपेशन का फार्मूला ये यूज करेंगे। इसको डब्बा बना के इसको बंद करें, इसको नोट में लिख दो साइड पे, बस इसी तरह लिख दो। तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं। इफ P किसके इक्वल था, आई स्क्वेयर आर के, देन इक्वल है यहां से V इक्वल टू आई आर होता है, तो I किसकी इक्वल होगा, V बाई आर। ये तो बच्चों वाली चीज़ें ना, R को डिवाइड कर दिए। तो अब इसी R को, उसी R को, ये जो R लिखे हैं, I लिखा है, इसको मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूँ। यस सर, वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, P इक्वल टू V बाई आर का स्क्वेयर और साथ में R लिख दिया। P इक्वल टू V स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर एक साथ में आ रहेगा। तो क्या आएगा यहाँ से, P इक्वल टू, ये आर आर कैंसिल होगा, P इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। ये फार्मूला आ गया पावर डिसिपेशन का इन पैरेलल सर्किट। ये पैरेलल सर्किट में यूज होता है पावर डिसिपेशन। जब रेजिस्टर या बल्ब वगैरह कहाँ लगे हुए हैं, पैरेलल में, तब ये फार्मूला इस्तेमाल होना है। सही है सर। लेकिन उसकी बात क्यों नहीं की सर आपने, अभी कर रहा हूँ, ठहरो। ये पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर में, रेजिस्टर पावर डिसिपेशन, रेजिस्टर में पावर डिसिपेशन इन्हीं दो तरीकों से हो सकती है। अगर ऐसा हो पावर डिसिपेशन, अगर रेजिस्टर्स या बल्ब सीरीज में लगे हो तो ये लगाएंगे, और पैरेलल में लगे हो तो ये लगाएंगे। सही है, वो बात करें सर। हाँ सर, कर रहे हैं। मोहब्बत की बड़ी वजह, मोहब्बत के क्या बोलते हैं, मोहब्बत में रुसवा किया तूने, रुसवा करते हैं, मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई में रखा है सर, तो पढ़ाई करें। हाय पढ़ाई में नहीं रखा। पावर डिसिपेशन किधर है, पावर डिसिपेशन इन सेल और बैटरी। अब देखेंगे पावर डिसिपेशन सिर्फ रेजिस्टर नहीं करते हैं, सेल भी पावर डिसिपेट करते हैं। दो सूरतों में करते हैं, इन सेल या बैटरी। देखें, बैटरी की दो सिचुएशंस होती हैं, या तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, या तो बैटरी चार्ज हो रही होती है। तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग ऑफ बैटरी आपने पढ़ा है। तो अगर बैटरी डिस्चार्ज हो, क्या डिस्चार्ज हो, डिस्चार्ज का मतलब क्या है, बैटरी से करंट बाहर जा रहा है, ऐसा हमने पीछे भी पढ़ा था ईएमएफ वाले लेक्चर में। डिस्चार्ज हो रही है, ये प्लस माइनस सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो करंट बाहर जाता है, यहाँ से जाएगा और वापस एंटर होगा। तो ये कौन सी सिचुएशन है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी पावर डिसिपेशन किसकी इक्वल होगी, वो याद रखें। ड्यूरिंग डिस्चार्ज हो रही है ना, उसी वक्त ही पावर डिसिपेट होती है, क्योंकि पावर बाहर फ्लो हो रही होती है ना, एनर्जी बाहर प्रोवाइड कर रही होती है बैटरी। क्योंकि सेल के अंदर सेल वर्क, या सेल के अंदर, या आप कहें बैटरी के अंदर, बैटरी या सेल वर्क करता है चार्जेस के ऊपर, तो वो एक तरह से एनर्जी सप्लाई करते हैं बाहर सर्किट को। तो एनर्जी सप्लाई करना कि बैटरी के अंदर की पावर कम होती जाती है, ऐसा नहीं वक्त के साथ कम हो जाएगी, क्योंकि वो डिसिपेट हो रहा है इस फार्मूले के हिसाब से, P इक्वल टू आई वी। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी हम लिख सकते हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी पावर डिसिपेशन किस चीज़ की इक्वल होगी, पावर डिसिपेशन दैट इक्वल टू P इक्वल टू आई वी। एक सूरत होती है चार्जिंग ऑफ बैटरी, क्या है चार्जिंग, उसमें थोड़ा करंट की सिचुएशन बदलती है, तो खैर उसमें डिसिपेट तो नहीं हो रही थी, उस वक्त चार्ज हो रहा होता है, करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो करंट की ये होगी चार्जिंग की सूरत में ये, डिस्चार्जिंग में वो। तो अब आप कोई सोचे भाई चार्जिंग के दौरान डिसिपेशन होगी, नहीं होगी, सही है, कि चार्जिंग मिल रही है यार, डिसिपेट तो नहीं हो, उसको अंदर से और एनर्जी उसकी बढ़ रही है, तो आप उसको डिसिपेट कर दोगे, ना करो ऐसा, मत करो ऐसा। तो पावर डिसिपेशन समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी डिसिपेशन के ऊपर, तो बने रहे, बनते रहे बनते रहे बनते रहे। सर आज तो बहुत बड़े कलर लगाए आपने बोर्ड को। हाँ लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट देख के हमें तो और कुछ, जो हुक्म करो साहब। तो एनर्जी डिसिपेशन, ये फार्मूले ऐसे बेकार मत समझना,
ये अहम है। तो चलो देखें, एमसीक्यूज देखें या क्वेश्चन देखें। एनर्जी डिसिपेशन के ऊपर बाद में जाते हैं, तो क्वेश्चन पहले इससे रिलेटेड करेंगे, फिर उसका रुक जाएंगे। तो फार्मूले क्या क्या पढ़े हमने? एक पढ़ा है P इक्वल टू आई स्क्र आर पढ़ा है, एक P इक्वल टू वी स्क्र बाई आर पढ़ा है, एक P इक्वल टू आई वी। इसके तो क्वेश्चन आते हैं ना। अगर I दे दें 2 एम्पियर, V दे दें 6 वोल्ट, ऐसा ही पढ़ा था, 2 6 यानी कि कितनी हो रही है? 12 वाट। तो 12 वाट कहो या 12 जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड के हिसाब से 12 जूल एनर्जी डिसिपेट हो रही है। अब मुझे लगता है क्लियर हो रहा है। शुरू में ये बात कर रहे हैं तो कम फील आ रहा था कि ये बता रहा है कि यही एक सेकेंड में 12 जूल एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, सेल कर रहा है या बैटरी कर रही है, जो भी। तो इसके रिलेटेड जो भी आए तो एकदम तिगड़म से क्वेश्चन कर देना है। आपको मैं बोल दूं 12 वाट डिसिपेट हो रहा है पावर। क्वेश्चन है पावर जो है 12 वाट डिसिपेट हो रहा है, और आपसे पूछें जो वोल्टेज है वो लगभग 6 वोल्ट है, तो बताओ करंट कितना जा रहा होगा सेल से बाहर या बैटरी से बाहर। इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। इसका तरोड़ मरोड़ दिया हुआ है यार, तरोड़ मरोड़ है। तरोड़ मरोड़ से क्या बात कर रहे हो, कैसी जबान बोल रही हूँ? बेसिकली आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम पाकिस्तान। सही है। P कितना है? 12 है। I कितना है पता करना है, 6 है। 12 और 6 कितना होता है? 6 दूनी 12, 2 एम्पियर। हो ऐसे भी हो सकता है, सो रहा हूँ। अब ऐसा नहीं आई वी करते बैठे, थोड़ा चेंज शफल कर सकते हैं। तो ध्यान करके उसकी अंग्रेजी को समझो और इसी फार्मूले के गिर्द थोड़ा दिमाग घुमाओ। फार्मूले के गिर्द दिमाग घुमाओ तो ये क्वेश्चन उसी से होगा। तो क्वेश्चन और भी करते हैं सर, करो ऐसे इससे क्वेश्चन दे दें सीरीज वाले से। मान ले कोई रजिस्टर है वो लगा हुआ है। रुके। अब क्वेश्चन 2 रजिस्टर लगा के भी दे सकते हैं। अब इसके बड़े खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे साधे नहीं बनते हैं। हाँ चलो पहले सिंपल रखता हूँ, फिर थोड़ा सा उससे घुमाते हैं आपको। एक रेजिस्टर है लगा हुआ है 3 ओम का, और जो करंट आई है वो लगभग है 2 एम्पियर का। तो पावर कितनी डिसिपेट होगी? करंट और रेजिस्टेंस दी तो वही फार्मूला लगेगा। तो पावर इक्वल टू क्या होगा? पावर कितनी है ऑप्शन में दे सकते हैं कुछ भी, तो आप समझ कुछ भी नहीं दे सकते, अभी इसके हिसाब से और देंगे ना। 4 और 3 12 होगा, 12 वाट होगा। लेकिन कैसे आएगा देख लो, 12 दे दें, किसी में 14 दे दें, कुछ जो भी ऑप्शन जुम्बा जो भी देते हैं दे दें। तो पावर इक्वल है आई स्क्र आर है। आई कितना है? 2 का स्क्वायर। आर कितना है? 3। तो 2 कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। पावर है 12 वोट है बार सूरत। पावर कितनी है? 12 वाट है। 12 वाट पावर डिसिपेट हो रही है। वाट को जूल पर सेकंड करके भी देख सकते हो। नहीं, रेजिस्टर के अक्रॉस पावर ये डिसिपेट हो रही है। अब ये ना समझो कि ये सेल की पावर डिसिपेशन है, ये रेजिस्टर की पावर डिसिपेशन है। रेजिस्टर ये एनर्जी बर्बाद कर रहा है, ठीक है जी, इतनी एनर्जी। अब सोचो। अब जरा इसको थोड़ा टफ कर देते हैं। ये मैंने कहा था सीरीज के लिए लाए, कहाँ पे ले लिए? ये सीरीज के लिए है। ये फार्मूला किसके लिए है? सीरीज के लिए है। तो मैं ऐसा करता हूं, 2 रेजिस्टर हैं। क्या है? 2 रेजिस्टर हैं, नजर आ रहा है? कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में रेजिस्टर्स को डायरेक्ट टोटल रेजिस्टर्स प्लस करते हैं, ये आपको पता है। एक 3 ओम रेजिस्टर है, एक 4 ओम रेजिस्टर है। बैटरी में से जो करंट है वो नहीं दिया है। हाँ, बैटरी का करंट नहीं दिया, वोल्टेज दी हुई है 6 वोल्ट बैटरी है। 12 वोल्ट दे दें? हाँ 12 वोल्ट दे दें। 12 वोल्ट बैटरी है। 12 वोल्ट बैटरी है। हाँ अब देखो, अब आपसे पूछेगा, क्या पूछ सकता है? अब आपसे पूछ सकता है फाइंड करो पावर डेसिपेशन इन 4 ओम रेजिस्टर। 4 ओम रेजिस्टर कितना पावर डेसिपेट कर रहा है ये बता के दो जी, पता करके दो। ऐसा नहीं बोला है दोनों के नहीं, टोटल कितनी एनर्जी डेसिपेट हो रही है वो अलग चीज है, लेकिन 4 में से कितना
पावर डेसिपेट हो रही है ये पूछा है, एनर्जी डेसिपेट नहीं पूछा है, पावर डेसिपेट पूछा है। बड़े दुमदार क्वेश्चन है यार, है ना। 4 में से कितनी पावर डेसिपेट हो रही है वो पूछा है। मुझे लगता है 2 वीडियोस बनानी पड़ेंगी इसके लिए, क्या कहते हो? नहीं सर, एक ही में कर दे। तो पावर डेसिपेट निकालना है ये, तो कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे? हाँ बहुत आसान है। देखो पावर डेसिपेट के लिए ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं, यही लगेगा ना फार्मूला। लेकिन इसके लिए आर का पता होना चाहिए, तो आर तो है, आई नहीं पता, हाँ करंट नहीं पता। तो करंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, पहले ही देखना होगा कि इन दोनों की रेजिस्टेंस निकालनी होगी करंट के लिए, फिर हमें ओम लॉ लगा के करंट निकालना, क्योंकि करंट इसमें और इसमें सेम फ्लो करेगा। जितना करंट सीरीज में, तो करंट सेम होता है यार, सीरीज में करंट सेम होता है। इन सीरीज ये देखा गया है आई क्या होता है, सेम होता है, करंट सेम होता है। तो आर इक्विवेलेंट या आर टोटल रेजिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होगी, 3 ओम प्लस 4 ओम। अब अगर किसी ने 10th क्लास में पढ़ा है ना, तो रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है, सम करते हैं। 3 और 4 7 एम्पियर, 7 एम्पियर नहीं बल्कि 7 ओम है। अब करंट निकालो, V इक्वल टू आई आर, देन I इक्वल टू V बाई आर। V कितना है भैया, 12 वोल्ट है, ये 7 है, 12 और 7 को डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7, कितना आ रहा है 7, 10, 3, 3 तो 2, 5, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1 पॉइंट सम आएगा, 7 7 जा 49, तो कितना आ रहा है 1.7। तो करंट लगभग आ रहा है 1.7, जो भी आ रहा है आप कैलकुलेट कर दोगे, समझिए सर। करंट इतना आ रहा है 1.7 एम्पियर आ रहा है। अब देखो, अब आप निकाल सकते हो, अब आप निकाल, इसको लगभग मैं राउंड ऑफ करके 2 लिखूं, 2 एम्पियर लिख सकते हैं। 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करके 2 लिख सकते हैं। ये ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। करंट कितना है, 2 एम्पियर है। तो अब देखते जाए, करंट 2 एम्पियर है, तो अब आप पावर डेसिपेशन निकालो। आई स्क्वायर आर है, तो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर कितना होता है, आई कितना है 2 का स्क्वायर, आर कितना है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 to 4, तो पावर इक्वल टू 16 वाट। ये वाह वाह, 16 जूल पर सेकेंड। ये पावर डेसिपेशन हो रही थी, जो 4 ओम का रेजिस्टर था उसी के अक्रॉस। देखो चीज़ों को इस तरह भी दे सकते हैं आपके लिए, समझ आ रही है चीज़ें। आगे जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं अभी इसके ऊपर। हम तो कैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं सर, आ सकते हैं, आपको हिंट मिल गया है तो अब लाइक हो गए हो। तो P किसकी इक्वल है देखते जाएं। अब मैं इससे रिलेटेड देता हूं क्वेश्चन। V दे दिया है, वोल्टेज आपको मान ले 6 वोल्ट, अपने से दे रहे हैं। रेजिस्टेंस आपको मान ले 2 ओम दी हुई है। तो पावर डेसिपेशन पूछी हुई, तो ये तो बहुत आसान बच्चों वाले क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन दिए तो गनीमत समझो अपने लिए। तो P किसकी इक्वल होगा, P इक्वल होगा V स्क्वायर बाई R। V कितना है 6 का स्क्वायर, R कितना है 2, P इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 बाई 2, 2 1 जा 2, 1 इधर जाएगा, 2 8 जा 16, पावर इक्वल टू 18 वाट। 18 वाट पावर डिसिपेट हो रही है। अब ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी हुई थी। अब थोड़ा घुमा के भी दे सकते हैं, घुमाने वाली बात समझा दूँ आपको, घुमाने वाली बात समझा दूँ कि 2 रेजिस्टर कहते भैया लगे हुए हैं कहाँ पे, 2 रेजिस्टर है प्लस माइनस, एक R1 है जो कि 6 ओम है, R2 है जो कि 3 ओम है। तो आप में से पूछे किसी एक के अक्रॉस पावर डिसिपेशन, अब बोल दे यहाँ से जो करंट जा रहा है, करंट पूछ सकते हैं आपसे, करंट मान ले आपका 3 एम्पियर करंट जा रहा है। करंट कितना जा रहा है 3 एम्पियर जा रहा है। तो आपसे पूछे पावर डिसिपेशन बताओ अक्रॉस 3, P3 पावर डिसिपेशन अक्रॉस 3 पूछा है। कैसे करेंगे, ये कितना है 6 वोल्ट है ना, नहीं वोल्टेज नहीं पता ना, वोल्टेज हमें पता है पैरेलल में V क्या होता है सेम, V क्या होता है सेम। तो आप पहले V निकाल दो, V से पहले आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है दोनों सर्किट्स की।
दोनों सर्किट्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर करंट को यूज़ करोगे, फिर वोल्टेज निकालोगे, फिर इसकी पावर यूज़ करोगे। ऐसे टर्म में आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा तो फिर भी समझ आएगी, देखना। तो रेजिस्टेंस टोटल निकालो जी। फिर क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम इसकी वोल्टेज निकाल सकें, बैटरी से कितनी वोल्टेज जा रही है। तो पेलर में वोल्टेज जितनी बैटरी की निकलेगी वोल्टेज, वही वोल्टेज इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, ऐसा ही चलेगा। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होती है किस केस में? पेलर के केस में रेसिप्रोकल रहती है ना, ये तो आप पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं, रेसिप्रोकल ऑफ जो रेजिस्टर लगे होते हैं उसके। तो यहाँ से आप करते हो आर ई इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कर दो। कैसे करेंगे? 1/RE इक्वल टू, नीचे 6 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? 3 2 मल्टीप्लाई ऊपर भी करें, ऊपर नीचे भी करें। तो इधर क्या है? 1/6 है, 1/6 है, तो 1/RE किसकी इक्वल होगा? 2/6, 1/6, 1/RE किसकी इक्वल होगा? 6, 2 + 1, RE इक्वल टू 3/6, ऊपर नीचे करो, ये RE ऊपर करोगे तो ये 6 भी ऊपर और 3 नीचे, 3 2 = 6, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। अब वोल्टेज निकालो। सर बहुत लंबे चलेंगे, अगर समझोगे तो आपके लिए फायदा होगा भैया, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। नहीं समझना तो छोड़ के चले जाओ, ना छोड़ के जाओ जी। आर ई आया है तो करंट पता है, V इक्वल टू क्या होता है? आई आर, आर ई होगा यहाँ पे। आई कितना है? 3, ये कितना है? 2, तो वोल्टेज कितनी होगी? 6 वोल्ट। अब आपको पावर डेसिपेशन P3 पूछा था, तो P3 की रेजिस्टेंस तो पड़ी हुई, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो पावर डेसिपेशन अक्रॉस 3 वो होगी V का स्क्वायर डिवाइड बाई R2 होगा। R2 दूसरा वाला रेजिस्टर के अक्रॉस हमने देखना था ना, इसलिए। तो P3 इक्वल टू V कितना है? 6 का स्क्वायर, R कितना है? 3, तो P3 इक्वल टू 6 × 6 लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर है तो 2 6 6 लिखिए। 6 2 = 3 2 = 6, R3 इक्वल टू 2 6 = 12 वाट। नहीं, P3 जो है ना 12 वाट होगी। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है।